गरीब की गुल्लक। चिंटू की उम्र 10 साल की थी। वह अपने माता पिता और बहन के साथ रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। चिंटू के पिता एक बड़े शाहूकार के यहाँ दुकान में काम करते थे। उनकी तनख्वाह बहुत मामूली सी थी। उससे उनका गुजारा नहीं चल पाता था। चिंटू अपने बहन के साथ सरकारी स्कूल में पढ़ने जाता था और शाम को अपने पापा को देखने चला जाता था। एक दिन जब चिंटू अपने पापा के पास जा रहा था, तभी उसने एक खिलौने के शॉप के बाहर रुक गया। अरे वाह, कितना सुंदर हेलीकॉप्टर है। लगता है ये उड़ता भी है। मुझे किसी भी तरह उसको खरीदना है। चिंटू अंदर जाकर दुकान के मालिक से पूछा। अंकल अंकल, बाहर रखा हुआ हेलीकॉप्टर उड़ता है क्या? वह कितने की है? दुकान का मालिक चिंटू के फटे हुए कपड़े देखकर वह समझ जाता है कि इसके पास पैसे नहीं रहेंगे। क्यों रे, तुम्हें वह उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर चाहिए क्या? वह तुम्हारे औकात के बाहर है। वह 1000 रुपए की है। अब निकलो यहाँ से, गरीब भिखारी। हाँ। ऐसा बोलते ही चिंटू अपने पापा के पास उदास होकर चले जाता है। उदास चिंटू को देखकर उसके पापा ने पूछा। क्यों चिंटू, ऐसा मुंह लटका कर क्यों है? कुछ हुआ है क्या? पापा, मुझे किसी भी तरह एक फ्लाइंग हेलीकॉप्टर खिलौना चाहिए। वह 1000 रुपए की है। चिंटू, तुम जानते हो कि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। ये सब सुनकर सेठ जी चिंटू से पूछे। क्यों चिंटू, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम रोज सुबह मेरे दुकान पर आ जाना और दूध डालना। मैं तुम्हें रोज के लिए 30 रुपए दूंगा। क्या बोलते हो? चिंटू खुश होकर हर रोज सुबह पूरे गांव में दूध डालने लगा। ऐसा 1 महीने में उसके पास एक गुल्लक में 1000 रुपए जमा हो जाते हैं। माँ, देखा तुमने? मेरे गुल्लक में अभी 1000 रुपए जमा हो गए हैं। मैं कल ही जाकर हेलीकॉप्टर खरीदूंगा। अगली दिन सुबह जब वह शॉप जा रहा था तो उसकी माँ खाना पका रही थी। अचानक उसकी माँ बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। तुरंत चिंटू माँ का ख्याल रखने के लिए अपने बहन से बोला और पापा को बुलाने दुकान पर चला गया। तभी चिंटू के पिता आकर उसे अस्पताल लेके जाते हैं। आपकी बीवी को दिल का दौरा पड़ गया है। आप ठीक समय पे उन्हें यहाँ लेके आए हैं। ये कुछ दवाइयाँ हैं, उन्हें ज़रूर खरीदना, नहीं तो दिल का दौरा दोबारा हो सकता है। जब चिंटू के पिता उस पर्ची को लेकर मेडिकल शॉप में गया, उसका बिल 900 रुपए हो जाता है। अरे 900 रुपए, अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपए हैं। पापा, तुम घबराओ मत। मेरे पास तो 1000 रुपए है ना। रुक, मैं अभी लाता हूँ। ऐसा चिंटू उसका गुल्लक तोड़कर उसके हेलीकॉप्टर खिलौने के लिए बचाया हुआ पैसा पूरा शॉप में भर देता है। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो, जिम्मेदार बन गए हो। पापा, मेरी अम्मी से बढ़कर कोई खिलौना नहीं है मेरे लिए। ऐसा बोलते ही चिंटू के माता और पिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। बांस की मछली खाना पकाना। ये कहानी बहुत साल पहले की थी। मछलीपुर नाम का एक गांव में गोपाल दास करके एक बूढ़ा आदमी रहता था। वह पास ही एक नदी में जाकर मछलियां पकड़कर बाजार में बेचता था, लेकिन बूढ़े होने की वजह से वह ज्यादा मछलियां नहीं पकड़ पाता था। बस जो 3-4 मछलियां मिलते थे उन्हीं से काम चलाता था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मछलियों का शिकार भी नहीं कर पा रहा हूं। एक दिन वह बाजार में जा रहा था कि उसने एक आदमी को बांस का चिकन बेचते हुए देखा। आओ भाई लोग, आओ। स्वादिष्ट बांस का चिकन खाकर मजे लो। बिल्कुल फ्रेश और लाजवाब बैम्बू चिकन। वहां पर बहुत लोग थे और उसका बैम्बू चिकन खाने के लिए लाइन में लगे थे। उसको देखकर गोपाल दास को भी एक आइडिया आता है। मैं भी इसकी तरह बैम्बू फिश बनाकर बेचूंगा, उस तरह कुछ ज्यादा पैसे तो मिलेंगे। ऐसा गोपाल दास उसके घर के सामने ही बैम्बू फिश बनाने का चूल्हा का आयोजन करता है और शिकार करके लाए हुए मछलियों को बैम्बू में पकाने लगा।
आओ भाई आओ, मेरा मजेदार बांस का मछली का मजा लो। ना तेल ना मसाले, सिर्फ स्वादिष्ट मछली। एक बार खाओगे तो बार बार खाओगे। देखते ही देखते वहां पर लोग आने लगे। अरे क्या गोपाल काका, अब बैम्बू फिश कब से बेचने लगे? लाओ एक प्लेट मुझे भी लाओ। वाह लाजवाब है, मेरे दोस्तों को भी खिलाओ। ऐसा गोपाल दास का व्यापार अच्छा चलने लगा। हर रोज बैम्बू फिश खाने के लिए लोग आते थे, लेकिन कम मछलियां होने की वजह से जल्दी ही खत्म होने लगे। गोपाल दादा, ऐसा करोगे तो कैसा चलेगा? कम से कम 40 या 50 मछलियां तो होना चाहिए। देखो सभी लोग वापस जा रहे हैं। गोपाल दास को समझ में आ गया कि उसको ज्यादा मछलियां पकड़ना है। तुरंत अपना जाल लेकर नदी में चला गया। जब उसने जाल फेंका और खींचने लगा तो उसके जाल में एक जादुई जल कन्या निकली। जल कन्या तड़पता हुआ गोपाल को निवेदन किया। गोपाल काका, दया करके मुझे छोड़ दो। मैं तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा, मुझे जाने दो। तुरंत गोपाल उसको जाल से रिहा करता है। गोपाल काका, मुझे मालूम है कि तुम बूढ़े हो गए हो और शिकार नहीं कर पा रहे हो। ये लो एक जादुई बर्तन। इस जादुई बर्तन को लेकर नदी के पास रखो। बस मछलियां अपने आप इस बर्तन में आकर गिरेंगे। जल कन्या ऐसा बोलकर गायब हो गई। गोपाल उस जादुई बर्तन को लेकर नदी के बाजू में ही रखा। बर्तन रखते ही बहुत सारे मछलियां उस बर्तन में अपने आप आकर गिरने लगे। गोपाल उनको लेकर बैम्बू फिश बेचने लगा। जब भी मछलियां खत्म होते थे, उस बर्तन को नदी के पास लाकर ढेर सारे मछलियां लेके जाता था। जल्दी ही गोपाल पैसे कमाकर एक बड़ा होटल भी खोलता है। घमंडी लड़की चंदा। चंदा और सितारा नाम की 2 सहेलियां थीं। उनका घर एकदम पास में था। दोनों देखने में बहुत अच्छी थीं, लेकिन चंदा की खूबसूरती देखते ही बनती थी। लेकिन चंदा एक अमीर बाप की बेटी थी। उसके घर में नौकर चाकर और इतनी आलीशान चीजें थीं कि उसे कभी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। और उधर सितारा एक मध्यम वर्गीय परिवार की बच्ची थी, लेकिन उसे मेहनत करना, घर के काम करना, सिलाई कढ़ाई करना, ये सब बहुत पसंद था। एक दिन चंदा ने सितारा से कहा, सितारा चलो, कितना बढ़िया मौसम है, कहीं नदी किनारे चलते हैं, थोड़ा वहाँ का मौसम का लुत्फ उठाते हैं। क्या तुम सारा दिन काम में लगी रहती हो? चंदा मैं चलती, पर वो क्या है ना, आज मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। तुम जाना चाहती हो तो तुम्हें आज अकेले ही जाना होगा। मुझे माँ का ख्याल रखना है। हाँ, क्या बेकार की बातें करती हो? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? तुम जानती तो हो हमारे पास कोई नौकर नहीं है। घर का सारा काम मैं और माँ ही करते हैं। ठीक है, मैं जा रही हूँ। चंदा बहुत घमंडी थी। उसे किसी की सेहत, बीमारी, किसी की चिंता नहीं थी। माँ, मेरे लिए नए जेवर बनवा दो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चंदा की माँ उसके लिए नए कपड़े, नए जेवर बना देती है। एक दिन वो फिर से जाकर सितारा से कहती है, देख सितारा, मेरा नया हार तो देख। वाह, बहुत सुंदर है। तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ नहीं देते? सितारा अपना सा मुंह लेकर बैठ जाती है। धीरे धीरे दोस्ती में दरार आने लगी। एक दिन चंदा की माँ बहुत बीमार हो गई। उसके पिताजी ने चंदा से कहा, बेटी चंदा, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है और आज घर पे कोई नौकर भी नहीं आया है और मुझे किसी ज़रूरी काम से अभी फैक्ट्री जाना है। तुम अपना और अपनी माँ का ध्यान रखना, कुछ बना के खा लेना। जी पिताजी। चंदा के पिताजी तो चले जाते हैं, लेकिन चंदा अपने आप को शीशे में ही निहारती रहती है। अपनी माँ के पास जाकर बैठती तक नहीं। उसकी माँ तड़पती हुई उसे आवाज लगाती है, बेटा चंदा, कहाँ है रे तू? आई माँ। क्या बात है माँ? बेटी, मुझे दवा खानी है, कुछ खाने को ला दे। खाने को? चंदा पूरी रसोई घर में देखती है। खाने में पका हुआ कुछ भी नहीं था। माँ, घर में पका हुआ कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूँ? आज तो कोई नौकर भी नहीं आया। तुम रहने दो, तुम शाम को खा लेना। क्या बात कर रही हो बेटा, ऐसा नहीं होगा।
मैं दवाई नहीं खाऊंगी तो और बीमार पड़ जाऊंगी। अच्छा ये बात है, मैं सितारा को बुला कर लाती हूँ। चंदा सितारा के पास जाकर सारी बात बताती है। सितारा तुरंत भागती हुई आती है और उसकी बीमार माँ का ख्याल रखती है, उन्हें खिचड़ी बनाकर खिलाती है, दवाई देती है। तब चंदा को एहसास होता है कि इतना छोटा सा काम भी वो अपनी माँ के लिए ना कर पाई। सितारा, आज तुमने मेरी मदद की है। माँ सच में बहुत बीमार है, मगर मुझे तो इस बात का एहसास भी नहीं था। मेरी सहेली, तुम्हें बहुत घमंड हो गया है। जरा आसपास देखो, अपने माता पिता से ज्यादा अनमोल और खूबसूरत चीज दुनिया में कोई नहीं है। तुम ठीक कहती हो।